की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अनोखी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें अपने लिए लाभकारी बना सकें। बता दें, आज हम आपको बताने वाले हैं जैव उर्वरकों का उपयोग करके कैसे बढ़ा सकते हैं आप उत्पादकता। फिर आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल किसान से और फिर आपको सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाएंगे और कृषि मंत्रालय से तो रहेगा ही कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैव नियंत्रण और बायोपेस्टिसाइड के महत्व के बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से क्या कुछ खास जानकारी दे रही हैं DPPQS फरीदाबाद की उपनिदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। आइए आपको दिखाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत हम नाशी जीवों को लाभदायक कीटों के द्वारा कंट्रोल करते हैं और जो भी जीव इस तरीके से कंट्रोल करते हैं उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। अभी देखिए, जैसे अभी आपकी रबी की फसल है तो उसमें गेहूं है, गेहूं में आपका माहू आता है, तो माहू के कंट्रोल के लिए सिल्फ्रिड फ्लाई का जो लार्वा है वो बहुत इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। उसी तरीके से आपकी मस्टर्ड की फसल है, सरसों जिसे हम कहते हैं, सरसों में भी माहू के कंट्रोल के लिए जो लेडी बर्ड बीटल है उसका ग्रब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें परजीवी, परजीवी क्या होता है जो कि कीटों के अंडों में अपने अंडे दे देता है और उनकी लाइफ साइकिल को तोड़ देता है। तो इसी तरीके से शुगर केन में जो ट्राइकोग्रामा है वो बहुत इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसको किसान प्रयोग भी करते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ रोगाणु होते हैं, जैसे जब आप फसल बो रहे हैं तो उससे पहले आप बीजों को ट्रीट कर दीजिए। बीजों के उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम गेहूं का बीज है, आप उसको पहले गीला करके और उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर मिक्स करिए। 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को आप मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको 4 से 5 घंटा छाया में सुखा दीजिए। उसके बाद उस बीज को अगर आप बोएंगे तो जितने भी मृदा जनित रोग हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसी तरीके से बिवेरिया बेसियाना जो है ये टर्माइट के लिए, जिसको कि हम दीमक भी कहते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इसका सॉल्यूशन बनाकर, टर्माइट का सॉल्यूशन बनाकर उसको अगर पौधों की जड़ों में डालेंगे तो आपको टर्माइट से राहत मिलेगी। और इसी तरीके से एनपीवी एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है। एनपीवी जो है ये एक वायरस है जो कि वायरस का आपको जैसे पता ही है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होती है। जैसे ही वायरस किसी लिविंग चीज़ में एंटर करता है, जीवित चीज़ में प्रवेश करता है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो एनपीवी के केस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा चने के खेत में बहुत सारी सुंडी उल्टी लटकी रहती हैं, तो ये सभी एनपीवी वायरस से ग्रसित होती हैं। आप किसानों को
मेरी सलाह है कि आप उन जो भी वो ग्रसित सुंडी हैं, जैसे 100 से 125 सुंडी को कलेक्ट करिए, उसके बाद उसका मिक्सचर बनाइए और उसको 100 लीटर पानी में मिक्स करिए और उसके बाद उसमें 100 ग्राम सर्फ का पानी बना दीजिए। उन सबको मिला के अगर आप फील्ड में छिड़केंगे तो आपको जितने भी आपके एनपीवी वाला जो सॉल्यूशन है, इसके संपर्क में जितने भी आपके फ्रेश कीट आएंगे तो वे भी संक्रमित हो जाएंगे। जितने भी लार्वा, स्पेशली जो लार्वा हैं, वो इसके संपर्क में आएंगे तो वो भी ग्रसित हो जाएंगे। तो इस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट और बायोपेस्टिसाइड हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और किसानों को भी इनका प्रयोग करना चाहिए और पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं कार्यक्रम में हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपको बताएंगे जैव उर्वरकों के बारे में। जैव उर्वरक किस तरह से आपकी फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, कैसे आप इनका उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो फिर आइए नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की यही वो इमारत है जिसमें जैव उर्वरक तैयार होते हैं और ये है जैव उर्वरक तैयार करने की प्रयोगशाला। जैव उर्वरक दरअसल मिट्टी से निकाले गए छोटे छोटे जीव है। इस प्रयोगशाला में उन्हें तरल के रूप में बोतलों में भरा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 4 तरह के टीके बन रहे हैं: राइजो टीका, एजो टीका, फास्फो टीका और बायो टीका। यहाँ पे हम बनाते हैं वो 4 तरह के टीके बनाते हैं, जैसे राइजो टीका, एजो टीका, फॉस्फो टीका, बायो टीका। राइजो टीका है जो हमारी दालें हैं, दालों में ये टीके का काम करता है और नाइट्रोजन फसलों को देता है। उसके बाद अजोटोबैक्टर है, ये हमारी जो गेहूँ है या ऐसे सीरियल्स हैं, अनाज वाली जो फसलें हैं, उनके लिए हम ये टीका बनाते हैं। उसके बाद जो फॉस्फो टीका है, ये क्योंकि फॉस्फोरस सभी पौधों को चाहिए होता है तो सारी फसलों के लिए हम ये बनाते हैं फॉस्फो टीका। और बायो टीका जो पौधों में बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां कम आएँ अगर बायो टीके की आप ट्रीटमेंट देते हैं, किसान भाई अगर इसको खेत में यूज़ करते हैं। उर्वरकों का काम फसलों की पैदावार बढ़ाना होता है, लेकिन जैव उर्वरक एक कदम आगे है। ये बीमारियों से भी लड़ते हैं, खेत में नमी भी बनाए रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बेहतर करते हैं। इन उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल को 25% कम यूरिया की जरूरत होती है, यानी ये लागत को भी कम करते हैं। 1 लीटर जैव उर्वरक की कीमत है सिर्फ 200 रुपए। अब सवाल उठता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। इसका लगाने का तरीका है कि ये फसल तक पहुंच जाए। तो सबसे बढ़िया जैसे तरीका मैंने आपको बताया वो है बीज को उपचार करना। आप जैसे गेहूं में हमें गेहूं को उपचार करना है तो 10 किलो बीज तक 50 मिलीलीटर की जो बोतल है, हमारी सबसे कम पैकिंग है 50 मिलीलीटर की, वो आप इस्तेमाल करें। 250 मिलीलीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलें, गुड़, जैगरी या घर में चीनी है, ये चीज़ें आप घोलें और उसका घोल बना लें। 10 किलो बीज हैं उनको अच्छे से फैला लें चादर की सतह पे। उसके बाद जो हमारा 250 मिलीलीटर का जिसमें हमने गुड़ डाल के घोल बनाया है उसको छिड़कें और अच्छे से उसको मिला लें। अब जो हमारा बीज है वो उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी उसकी और चिटपटा हो जाएगा। उसका पर्पज़ क्या है कि जब उसके ऊपर हम जब कल्चर डालते हैं तो कल्चर सारा का सारा जो हर एक सीड है उसके साथ लगेगा और जो बैक्टीरिया उस गुड़ के कांटेक्ट में आएगा वो गुड़, क्योंकि गुड़ खाने का काम करेगा बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया उसको यूज़ करेगा और बीज के साथ ही जाएगा और बीज जैसे ही मिट्टी में जाएगा, जैसे जैसे बीज उगेगा उसके साथ वो बैक्टीरिया हमारा पहुंच जाएगा और वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा और एक बैक्टीरिया के लिए मित्र का काम करेगा और जीवाणु खाद उसको प्रदान करेगा। इस तरह फसलों को जहरीले रासायनिकों से बचाने में जैव उर्वरक आगे चलकर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अंबाला के एक सफल किसान से। जैविक खेती से ये जुड़े हुए हैं, सफलता तो इन्होंने हासिल की ही है, साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती को अपनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सके। इनका नाम है राहुल जसोजा। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। कृषि में जैविक पद्धति को अपनाने से किसानों को कई प्रकार से फायदे हो सकते हैं। पहला तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी, साथ ही डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को उनके पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। राहुल जसोजा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ने का सीधा साधा कारण था रसायनों के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना। जैविक खेती से जुड़ने का फैसला इन्होंने तब किया जब वे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। डेयरी फार्मिंग से प्रशिक्षण लेते समय इन्होंने ये पाया कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा जब रसायन मुक्त होगा तभी हमें पशुओं से शुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में जैविक खेती को अपनाना राहुल जसोजा के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 3 साल से, और हमने अभी ये इंस्पायर होके किया था। ये डायरी फार्मिंग में हमने पहले ट्रेनिंग ली थी KVK तेपला में, डॉक्टर नवीन के अंदर, और वहाँ से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये डायरी फार्मिंग जो है ये काफ़ी चीज़ें से रिलेटेड है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी है। तो फर्स्ट हमने जो ट्रायल किया था वो था इसके रिलेटेड जो हाइड्रोफोनिक का था, हमने उसके ट्रायल किया कि डायरी फार्मिंग में जो ये ग्रासेस वगैरह की कमी होती है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और फार्मर का भी जो बेनिफिट हो, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, डॉक्टर नवीन के साथ रिसर्च किया था हमने, और काफ़ी अच्छा लगा हमको, और इसको बढ़ा के हम फिर दिल्ली भी गए थे डॉक्टर रमेश के साथ इनोवेशन कॉन्क्लेव में, और वहाँ पे हमको काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला, और पता भी लगा कि काफ़ी फार्मर्स इस चीज़ से करने से डरते भी हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। तो हमने काफ़ी अभी यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट की है इसके बारे में, डायरी फार्मिंग के रिलेटेड। राहुल जसोजा ने हाइड्रोपोनिक खेती के विषय पर भी रिसर्च के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए कृषकों का रुझान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर देखने को मिल रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। राहुल जसोजा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। राहुल जसोजा जैविक विधि से अजोला और नेपियर की खेती कर रहे हैं, जिसे पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। हमने इस साल जो है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी फार्मर्स को हमने फ्री ग्रास भी दिया है इसको। अब हम नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं, अजोला भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स है जो ऑर्गेनिक है। और हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया कि जी आप पशुपालन कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे जो उसको मिलता है फीड और डाइट मिलती है ऑर्गेनिक ही। हम चाहते नहीं कि ज़्यादातर हम दाना खरीदते रहें। दूसरा जो है अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फ्री कम्प्लीटली। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने KVK से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट हेल्प मांगी थी, और ये डॉक्टर वहीं के एक डॉक्टर है डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। टोटल हमने पौध तैयार किया, और गांव में जितने भी लोग हैं जो ये वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने खुद के लिए, हमने कहा था आप पूरे गांव के लिए लगाइए।
सो ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक इस गांव को हम थोड़ा सा टोटली ऑर्गेनिक कर सकें और सब लोग अपना ऑर्गेनिक सब्जी घर के लिए तो उगा सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा हो तो हम उसको सेल भी कर सकें। तो ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं इस टाइम पे और अच्छा भी हो रहा है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि सरसों भी लगाई हुई थी हमने। 2018 में डेयरी की कृषि विज्ञान केंद्र टेपला से ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो कि फार्मर करने से कतराता है या चूकता है या फिर जागरूकता के अभाव में रह जाता है या फिर हिम्मत नहीं कर पाता, इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है इन्होंने करके दिखाया है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लाखों की कीमत लगा के भी कई बार नहीं कर पाते। इन्होंने बहुत ही छोटे इनोवेशन करके और अपना हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। अजोला है, नेपियर ग्रास सुपर 20 जो है बहुत ही अच्छा पशुओं के लिए हरा चारा 5-6 साल तक लगातार चलता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं। और जैसा कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके तहत भी ये जो पशु इन्होंने रखे हैं उनसे गौमूत्र और गोबर से विभिन्न पंचगव्य पंचामृत भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश कर रहे हैं और आसपास के फार्मर को भी जागरूक कर रहे हैं। राहुल जसोजा अपने खेत में जैविक विधि से सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें शुद्ध रसायन मुक्त उपज हासिल हो सके। राहुल जसोजा ने अपने गांव और गांव के आसपास के किसानों को भी जैविक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे गाय का घी होता है, दूध होता है, हम घर से शेयर करते हैं। हम सरसों भी जो है डिमांड आती है उन पास तो लोग घर से आके ले जाते हैं प्योर जो सरसों है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। हमको इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो इनको केमिकल माना जाता है हम यूज़ नहीं करते। और केवीके से हम हमेशा जैसे डॉक्टर रमेश हो गए, नवीन हो गए, इनसे हम संपर्क में रहते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिल सके कि वो ठीक से गाइड्स कर सके कि भाई ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मत यूज़ करो। अगर कोई डिजीज़ रिलेटेड आ जाती है हमको समझ में नहीं आता तो उस हिसाब से हम फिर इनसे इन टच रहते हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है।
ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज बात किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा कार्ड जो आपको आसानी से ऋण सुविधा मुहैया करवाता है। जी हां, आप कम प्रीमियम दरों पर बैंक से ऋण ले सकते हैं। किस तरह से बनवा सकते हैं आप अपने लिए अपना KCC, बताते हैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स।
अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं हमारी krishiddarshan@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इन दोनों ही माध्यमों से आप अपने सवाल या फिर सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।